ओके, अब देखते हैं मोलैलिटी। तो मोलैलिटी क्या होता है बेटा? मोलैलिटी को अगर मैं लिखवाना चाहूं तो क्या लिखोगे आप? नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि यहाँ पे क्या लिखना है आपको? मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ध्यान रखना है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, ऊपर क्या लिखते हैं हम? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये डिफरेंस है। यानी जब आप क्या करते हो सॉल्यूट की, देखो कंसंट्रेशन होता क्या है, कंसंट्रेशन क्या बताता है? कंसंट्रेशन ये बताता है कि किसी सॉल्वेंट के अंदर कितनी अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूट की। जैसे मान लो मैंने क्या ले लिया, यहाँ पे वाटर ले लिया, तो मैं किसको रिजोल्व करवा रही हूँ? NaCl को रिजोल्व करवा रही हूँ। तो ये क्या बताता है? कंसंट्रेशन की जो डिफरेंट टर्म्स होती हैं वो सिंपल हमें आइडिया देती हैं कि किसी पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर इस सॉल्वेंट के अंदर कितनी अमाउंट प्रेजेंट है सॉल्यूट की। अब मोलैलिटी वाली बात आ गई हमारी। तो मोलैलिटी में क्या करते हैं हम? मोलैलिटी में हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं। लेकिन मोलैलिटी के अंदर क्या करोगे बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि कितने सॉल्यूट की मोल्स प्रेजेंट हैं, अब किसके कंपैरिजन में देखेंगे हम? मास ऑफ सॉल्वेंट। इसी टर्म को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट divided by mass of solvent in ग्राम। यानी कि अगर वो ग्राम में लिख दे तो ग्राम को हम, लेकिन यहाँ पे ग्राम में नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास क्वेश्चन में ग्राम में है तो उसको केजी की फॉर्म में कैसे लिखना होता है? 1000 से डिवाइड करते हैं। यानी कि अगर कोई ग्राम में चीज दे रखी है और हमें उसको केजी में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करते हो? उसको 1000 से डिवाइड कर देते। तो हमने भी सिंपली ये किया कि भाई अगर मैं ग्राम की फॉर्म में यहाँ पे मास लिखूंगी ना तो उसको सिंपली उस पूरी इक्वेशन को 1000 से मल्टीप्लाई करवा दो, ऑटोमेटिकली वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केजी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर मैं इसकी यूनिट्स की बात करूं तो मोलैलिटी की यूनिट्स क्या हो जाएंगी? मोल पर केजी। देखो ध्यान से देखना है, यहाँ पे यूनिट क्या हो जाएगी? मोल पर केजी। जबकि मोलैलिटी की यूनिट क्या थी हमारी? मोल पर लीटर। और देखो ये क्या है? मोल्स तो क्या होते हैं? सॉल्यूट के, और यहाँ पे जो लीटर है वो किसका है? सॉल्यूशन का। लेकिन यहाँ पे क्या करना है? ये आपको क्या लिखना होता है? सॉल्वेंट का। यानी नीचे आप किसके कंपैरेटिवली लेते हो? सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली लेते हो। तो मोल्स पर केजी। अब यहाँ पे पूछा जाता है मोलैरिटी और मोलैलिटी में से कौन सी बेटर है? बेटर का मतलब ये है कि अगर मैं टेम्परेचर से कौन सी चेंज होती है, ठीक है? मोलैरिटी की जो, अगर आप किसी कंसंट्रेशन को मोलैरिटी की फॉर्म में लिखते हो तो ये टेम्परेचर से चेंज हो जाता है, इट गेट अफेक्टेड विद टेम्परेचर। जबकि मोलैलिटी टेम्परेचर के साथ अफेक्ट नहीं होगी। यानी आप बोलोगे मोलैलिटी, यानी मोलैलिटी डू नॉट चेंज विद टेम्परेचर। ऐसा क्यों? देखो बेटा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोलैलिटी और मोलैरिटी में से कौन सी टेम्परेचर के साथ चेंज हो सकती है। तो आपको लिखना है कि ये क्या हो जाएगी? इट चेंजेस विद टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के साथ चेंज होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये इसमें क्या लिया जाता है? वॉल्यूम लिया गया। यहाँ पे क्या लिया गया बेटा? वॉल्यूम लिया गया, वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन लिया गया है। जबकि यहाँ पे क्या लिया गया है? मास ऑफ सॉल्वेंट। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम चेंज होता है, वॉल्यूम चेंजेज विथ टेम्परेचर। यानी कि अगर आपने टेम्परेचर को चेंज कर दिया तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा बेटा? चेंज हो जाएगा। और अगर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कौन सी टर्म चेंज हो जाएगी? मोलैरिटी। देखो इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बिल्कुल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं। यानी किस टाइप का क्वेश्चन कि मोलैरिटी, कौन सी टर्म? मोलैरिटी और मोलैलिटी, ये पूछेंगे कि मोलैलिटी और मोलैरिटी में से कौन सी टर्म टेम्परेचर के साथ चेंज होगी और क्यों। तो आपको बताना है कि मोलैरिटी चेंज होगी, यानी यहाँ पे लिखोगे इट चेंजेज
विद टेम्परेचर, ये टेम्परेचर के साथ क्या होगी, चेंज होगी। फिर आपसे पूछेगा क्यों चेंज होगी भाई, तो आपको लिखना है कि यहाँ पे जो मेजरमेंट की जाती है, यानी कि यहाँ पे जो मोलैरिटी होती है वो किसके रेस्पेक्टिव में ली जाती है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के, और टेम्परेचर चेंज होने से वॉल्यूम चेंज होता है, तो मोलैरिटी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जब मोलैलिटी की बात करते हैं तो वो किसके कंपैरेटिवली ली जाती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि यहाँ पे मास लिखते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम है ही नहीं। ठीक है, और मास चेंज नहीं होता है टेम्परेचर के साथ, इसीलिए मोलैलिटी क्या होती है, चेंजेस विद टेम्परेचर, जबकि मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ चेंज नहीं होगी। तो ये वाला आपको, आप सभी को यहाँ तक का अगर समझ आ गया है, ठीक है, तो हम नेक्स्ट पेज स्टार्ट करेंगे। आप सभी स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टर्म पे, फिर इनसे बेस्ड न्यूमेरिकल करेंगे हम। सबसे पहले आपको सारे मतलब पता होनी चाहिए, उसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल्स जो इससे बेस्ड आएंगे। ओके, नेक्स्ट है बेटा नॉर्मेलिटी। थर्ड जो टर्म आता है हमारे पास, सॉरी फोर्थ टर्म जो आती है मेरे पास, वो कौन सी हो जाएगी, नॉर्मेलिटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर मेरे से कोई पूछे या फिर कोई भी जो भी केमिस्ट्री पढ़ता है पढ़ाता है, मतलब आप उनसे पूछोगे ना, तो फर्स्ट चैप्टर में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, तो कंसंट्रेशन वाले मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, ये जो एक्सप्रेशन है इसमें से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नॉर्मेलिटी क्या होता है, नॉर्मेलिटी होता है आपका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब आपको नई चीजें सिखाएंगे हम, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट की अगर हम बात करें तो आप लिखोगे ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब आपको ये नहीं पता कि ग्राम इक्विवेलेंट है क्या, वो सिखाएंगे। ठीक है, सिंपल वही वाली बात, अगर आपको वॉल्यूम किसके अंदर दे रखा है, एमएल की फॉर्म में लिखना चाहते हो, क्योंकि देखो बेटा एमएल की फॉर्म में लिखना इतना जरूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि कभी भी इतने एसिड इतने रिएजेंट, देखो जैसे हम लैब के अंदर क्या यूज करते हैं, हम एसिड यूज करते हैं, बेस यूज करते हैं। ठीक है, यानी कि जो रिएजेंट्स यूज करते हैं वो ऐसा नहीं होता कि इतनी ज्यादा अमाउंट में हो हमारे पास कि हम लीटर की फॉर्म में ले पाए, 1 लीटर पानी लिया और उसके अंदर एसिड डाला, ऐसा थोड़ी ना होता है। ठीक है, तो यानी कि इतनी अमाउंट नहीं होती, हम जनरली जो लेते हैं वो क्या होता है, एमएल में होता है, इसलिए हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वे से पहले ही फॉर्मूले ही भी लिख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml दे रखा हो, तो ml को लीटर में कैसे करते हैं, ml में अगर लिख लिया तो, लेकिन हमें यहाँ पे लीटर में बनाना है, तो आप क्या कर दो, उसको 1000 से डिवाइड करते हो, इसलिए यहाँ पे इस पूरी टर्म को क्या करते हैं हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैंने आपको बताया क्यों ml में, देखो आपको जनरली जितने भी एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे वहां पे हर जगह आपको क्या लिखा मिलेगा बेटा, ml की फॉर्म में लिखा मिलेगा। अब आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता होनी चाहिए, कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, देखो दो चीजें होती हैं बेटा। सबसे पहली बात तो जैसे नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, तो आप क्या लिखते हो बेटा, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये फॉर्मूला मैंने इससे रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आपको करवा दिए हैं, तो आपको मेरे हिसाब से समझ आ गया होगा कि गिवन मास को क्या कर दो आप, मोलर मास से डिवाइड करवा देते हो, तो आपके पास क्या आ जाते हैं, नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं। यहाँ पे कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसी तरीके से होता है बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। अब ये क्या होता है, यहाँ इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जैसे इसका फॉर्मूला बनता था वैसे यहाँ पे गिवन मास, जो भी आपको मास दे रखा है, डिवाइडेड बाय मोलर मास की बजाय अब यहाँ पे वर्ड होगा इक्विवेलेंट मास, इक्विवेलेंट मास। अब इस बात को समझो क्या बोलना चाह रही हूँ मैं,
अब आपको ये नहीं पता कि इक्विवेलेंट मास क्या है, तो इतना तो पता चल गया कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अगर आपको यहाँ पे पुट करने हैं तो आप जस्ट सिंपली क्या करोगे, गिवन मास मान लो आपके क्वेश्चन के अंदर 2 ग्राम 3 ग्राम 4 ग्राम जितना भी दे रखा होगा आप उतना मास करोगे और उसको डिवाइड करवा दोगे इक्विवेलेंट मास से। लेकिन आपको ये तो नहीं पता भाई कि इक्विवेलेंट मास निकालते कैसे हैं। इक्विवेलेंट मास कैसे निकालोगे बेटा, अब नया फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे देखो कितने सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बनेंगे। इक्विवेलेंट मास, किसी का भी इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, मोलर मास, ठीक है, मोलर मास यानी कि मोल, और क्या करते हैं हम, एन फैक्टर। अब ये एन फैक्टर क्या है, अब ये बताओ एन फैक्टर, यहाँ पे जो भी आपका मोलर मास होता है उसको एन फैक्टर से क्या करवाते हैं, हम डिवाइड करवाते हैं। अब एन फैक्टर सिखाते हैं, यहाँ पे एन क्या होता है, देखो एन कुछ भी हो सकता है, जैसे जब हम एसिड की बात करते हैं, एसिड की बात करते हैं जैसे HCl, मान लो मेरे पास क्या है बेटा, एसिड HCl है, ठीक है, तो इसके लिए एन कितना हो जाएगा, जितने इसके अंदर H पॉजिटिव है, जितने मतलब हाइड्रोजन को ये लूज कर सकता है, ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स वाला एन नहीं है। देखो ध्यान रखना, मैंने एन वर्ड कहाँ पे यूज करती हूँ, मैं एन वर्ड नंबर ऑफ मोल्स के लिए भी यूज करती हूँ। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स वाला एन फैक्टर नहीं है। एन फैक्टर क्या हो सकता है, देखो यहाँ पे लिखती हूँ, यहाँ पे जो एन वर्ड यूज कर रही हूँ मैं एन फैक्टर, इसीलिए एन फैक्टर लिख दिया मैंने। एन वर्ड किसके लिए है, ये कोई चार्ज भी हो सकता है, चार्ज ऑन आयन, ये कोई नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड H पॉजिटिव आयंस भी हो सकता है, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस भी हो सकता है, ठीक है। तो ये n क्या हो जाएगा, ये डिपेंड करेगा कि वो किसका मोलर इक्विवेलेंट मास आपसे निकलवाना चाह रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करेगा सिंपली। तो आपको कैसे निकालना है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे मेरे पास एसिड है, तो जितने हाइड्रोजन्स को बेटा ये लूज कर सकता है ना, वही उसका एन फैक्टर है। जैसे HCl कितने हाइड्रोजन्स को लूज करता है, 1 को करता है, HCl एक H पॉजिटिव को निकाल पाता है, तो इसके लिए एन फैक्टर कितना हो गया, 1, ठीक है। जैसे अगर मैं किसकी बात करूं, H2SO4 की बात करूं, तो कितने H पॉजिटिव को रिलीज कर पाता है, ये 2 H पॉजिटिव को रिलीज कर पाता है, इसके लिए इसलिए इसकी एन फैक्टर की वैल्यू कितनी होगी बेटा, n इज इक्वल टू 2। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, उससे आगे हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट पेज पे करेंगे। ओके, मैं एक बार क्लियर कर देती हूँ। देखो पहले एन फैक्टर निकालना बताते हैं। तो अब हमारे पास मान लो बेस है, अब बेस वाले केस में जैसे मेरे पास क्या है, NaOH है बेटा, ठीक है। बेस के लिए एन फैक्टर कितना हो जाएगा, यहाँ पे एन फैक्टर, ठीक है, जो एन की वैल्यू जो वहां पे निकालनी है वो कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे बेस के लिए वैल्यू हो जाएगी जितने OH ये रिलीज कर सकता है। तो यहाँ पे कितने OH को रिलीज कर सकता है, ये 1 को, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। इसी तरीके से CaOH का ट्वाइस होता तो वो कितने को रिलीज कर सकता है, मान लो मेरे पास क्या होता, CaOH का ट्वाइस, ये कितने OH नेगेटिव आयंस दे सकता है, n इज इक्वल टू 2। इस तरीके से तो एसिड के लिए जितने H पॉजिटिव रिलीज करता है, बेस के लिए जितने OH नेगेटिव रिलीज करता है, ठीक है। उसी तरीके से मान लो मेरे पास सॉल्ट है, जैसे मेरे पास क्या है, NaCl है, ठीक है। इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितना इसके ऊपर चार्ज है, मतलब कि जितना कैटायन के ऊपर चार्ज है, आप ऐसे मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे कितना चार्ज बन रहा है, 1 पॉजिटिव, तो यहाँ पे कितना हो गया, n की वैल्यू 1। इस तरीके से n की वैल्यू हम क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो आपको इतना पता चल गया कि n की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो आप क्या करोगे, अगर मान लो मुझे इक्विवेलेंट, मैं अभी क्वेश्चन लिख देती हूँ, व्हाट विल बी इक्विवेलेंट मास ऑफ HCl, तो बताओ क्या होगा इक्विवेलेंट मास, आंसर करो फटाफट से। करो बेटा जल्दी से।
इक्विवेलेंट मास होगा बेटा मोलर मास, देखो मैं बताती हूँ एक बार, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू, हाँ जी आरती, एक मिनट रुको बेटा, हाँ जी बेटा बोलो। मैम 36.5। वेरी गुड बेटा 36.5 डन, ठीक है बेटा वेरी गुड। क्योंकि इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। और आपने देखा कि HCl का जब पहले मोलर मास तो हम निकाल सकते हैं, आपको पता है कैसे हो जाएगा, हाइड्रोजन का 1 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5, तो आंसर हो गया 36.5। ठीक है, अब मोलर मास ये क्या है, मोलर मास 36.5। अब n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1 है बेटा, जैसे मैंने अभी बताया कि जितने H पॉजिटिव को रिलीज कर सकता है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे कितना हो जाएगा 36.5, इक्विवेलेंट मास आपको पता चल गया कितना हो जाएगा। ठीक है, और अगर आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने हो, ठीक है अभी HCl की ही, तो इक्विवेलेंट जो भी मास होगा उसको इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे आपके पास। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं किसी का भी आराम से, बिल्कुल ठीक है बहुत। अब आप मुझे निकाल के दिखाइए व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ H2SO4, जल्दी से फाइंड आउट करके बताओ बेटा H2SO4 का इक्विवेलेंट मास कितना होगा। अभी अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, उसके बाद करेंगे हम आगे। ओके गौरव, हाँ जी बताना बेटा गौरव। 49। 49 ओके ठीक है बेटा वेरी गुड। हाँ जी आरती कितना है आपका। मैम मेरा भी 49 ही आया है। 49 वेरी गुड बेटा। तो हमें पता चल गया कि इक्विवेलेंट मास कैसे निकालना है बेटा, सिंपल H2SO4 का पूछा गया है तो कैसे निकालोगे आप, हाइड्रोजन के लिए 2, पहले तो क्या करते हो मोलर मास, ठीक है डिवाइडेड बाय, आप क्या करोगे जो भी n फैक्टर है, ठीक है तो नंबर ऑफ मोल्स वाला n नहीं है यहाँ ध्यान रखना, ठीक है तो ये 2 प्लस सल्फर के लिए कितना होता है हमारा 32, ठीक है और ये क्या हो जाएगा 16 इंटू 4, ठीक है यहाँ पे कितना हो गया हमारा 34 प्लस 64 कितना हो गया 98, तो हमारा मोलर मास आया 98 डिवाइडेड बाय, क्योंकि ये कितने हाइड्रोजन्स को रिलीज कर सकता है 2 को रिलीज कर सकता है, तो इसके लिए n फैक्टर हो जाएगा बेटा 2, ठीक है तो आंसर आ गया मेरे पास 49। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ लेता नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, तो ग्राम इक्विवेलेंट आप फटाक से निकाल सकते हो सिंपल, ठीक है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, मान लो मैं ये पूछ लेती बताओ व्हाट विल बी द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 100 ग्राम ऑफ H2SO4, ठीक है तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ H2SO4, तो क्या लिखोगे बेटा सिंपल, जो आपका क्या लिखोगे गिवन मास, कैसे निकालते हो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट तो क्या लिखा अभी हमने किया गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास, यानी कि जो इक्विवेलेंट मास होगा, ठीक है गिवन मास कितना दिया मैंने क्वेश्चन में आपको बताया 100, ठीक है और इक्विवेलेंट मास हमें पता है H2SO4 का कितना आएगा 98 आएगा, सॉरी 49 आएगा, सॉरी इक्विवेलेंट मास कितना आएगा 49 आएगा, जस्ट सिंपली इसको क्या कर दो 49 से डिवाइड कर दो, आपके पास क्या आ जाएंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आ जाएंगे।
इस तरीके से आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट मास हो गया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हो गया, इस तरीके से आपको क्या करनी है, क्वेश्चन के अंदर कुछ भी दे आप फाइंड आउट करवा सकते हो। ध्यान रखना, अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हो, किसी को समझ नहीं आता है तो हैंड रेज करके आप पूछ सकते हो बेटा। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, यानी कि इस तरीके से मैंने आपको बताया कि जब आपको नॉर्मेलिटी निकालनी हो तो किस तरीके से आप फाइंड आउट करवा सकते हो। ओके, तो नॉर्मेलिटी में क्या था, नॉर्मेलिटी का मैंने अभी फॉर्मूला बताया बेटा। नॉर्मेलिटी में होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जिसको डिजोल्व किया जाता है, जो कम अमाउंट में होता है, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, अगर ml में है तो यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर कोई आपसे पूछे कि ग्राम नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या होगी, तो आप लिखोगे बेटा ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, ऐसे ना, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, यूनिट हो जाएगी नॉर्मेलिटी की। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है, ये हमारा फोर्थ टाइप था जो हम पढ़ रहे थे। तो हमने सीखा नॉर्मेलिटी कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी कैसे निकालते हैं, मोलैलिटी कैसे निकालते हैं। ठीक है, आज आपको जितने भी क्वेश्चन, जितनी भी टर्म आपको दी गई हैं, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन घर पे सॉल्व करके देखने हैं। कल हम प्रैक्टिस करवाएंगे, यानी कि आपको ये सारे फॉर्मूले टिप्स पे याद होने चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट टर्म आती है मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट बेटा, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन अब ध्यान से देखना, मोल फ्रैक्शन होता क्या है, यानी कि फ्रैक्शन निकालना। फ्रैक्शन कैसे होता है, जैसे अगर मान लो मेरे पास दो कंपोनेंट हैं, देखो मान लो, मैं इसको जस्ट सिंपल से वे से बताती हूँ। मान लो एक क्लास के अंदर 5 गर्ल्स हैं और 10 बॉयज हैं, ऐसे मान लेते हैं। 5 गर्ल्स हैं और क्या है, 10 बॉयज हैं, एज्यूम कर लेते हैं हम ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह की मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि दो तरह की चीजें हैं, मतलब कि गर्ल्स और बॉयज। ठीक है, यानी कि अब हमें अगर फ्रैक्शन निकालना हो, ठीक है, फ्रैक्शन निकालना हो तो आप कैसे निकालते हो, फ्रैक्शन को क्या करते हो, जैसे मान लो फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स निकालनी हो तो क्या निकालोगे आप, 5, यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है 5, डिवाइडेड बाय टोटल यानी कि 10, सॉरी टोटल कितना हो गया 15। टोटल नंबर यानी कि गर्ल्स और बॉयज दोनों को ऐड करने के बाद टोटल कितना बन रहा है हमारे पास 15। जैसे मतलब ये किसको रिप्रेजेंट करेंगे हम, x से। ठीक है, यानी कि अगर मुझे मोल फ्रैक्शन निकालनी है गर्ल्स की, ठीक है, तो कैसे निकाल लोगे आप, ऐसे बोल लो 5 डिवाइडेड बाय 15। ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मोल फ्रैक्शन ही होता है, मास फ्रैक्शन भी होता है, कुछ भी होता है, मतलब कि मास भी होता है, मोल भी होता है, वो जो भी है। अगर मास में दे रखा हो तो गिवन जो मान लो गर्ल्स का या फिर जो भी है हमारे पास, जो भी मास होता है, जो भी सब्सटेंस दिया होता है, उसका मास डिवाइडेड बाय टोटल मास से डिवाइड करते हैं, सबको मिला के सम जो होता है उससे डिवाइड करते हैं। अब मान लो बॉयज की फ्रैक्शन निकालनी हो तो कैसे करोगे आप, इसको करना होता है बेटा, आपको जितने भी नंबर है, यानी कि बॉयज कितने हैं 10 डिवाइडेड बाय 15, इन दोनों, इस तरीके से हम क्या करेंगे फ्रैक्शन निकालना। अगर हमारे पास मान लो, एज्यूम कर लेते बेटा, मेरे पास क्या होते 3 कंपोनेंट होते। 3 कंपोनेंट किस तरीके से, आप ऐसे मान सकते हो ना कि 3 कंपोनेंट ऐसे हो सकते हैं। मान लो मेरे सॉल्यूशन के अंदर, मैं एक सॉल्यूशन लेती हूँ और उसके अंदर एक सॉल्यूशन यहाँ पे ले लेते हैं, एक सॉल्यूशन है, उसमें ए है, ए तरह के पार्टिकल हैं, बी तरह के पार्टिकल हैं और सी तरह के पार्टिकल हैं। ठीक है, ये पार्टिकल 10 है, ठीक है, ये मेरे पास 20 है, और एज्यूम करो ये मेरे पास पार्टिकल 30 है। नंबर ऑफ मोल्स की बात करते हैं, इसके ए के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं बेटा 10 है, बी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 20 है, और सी के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 30 है। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स बता दिए। मान लो ये सॉल्यूशन इस तरीके से बना रखा है, तो पता है कैसे निकालते हो, मोल फ्रैक्शन को x से रिप्रेजेंट करोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ a कैसे हो जाएगा, a के जितने नंबर हैं, यानी कि कितने हैं नंबर ऑफ मोल्स a के 10 डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल कितने हैं 10 + 20 + 30 यानी कि
10 प्लस 20 प्लस 30 टोटल से डिवाइड करना होता है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालोगे, कितना आएगा 20, यानी कि बी के जितने नंबर हैं डिवाइडेड बाय टोटल, यानी कि 10 प्लस 20 प्लस 30। इसी तरीके से अगर मुझे सी की मोल फ्रैक्शन निकालनी पड़े तो क्या हो जाएगा बेटा 30 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 20 प्लस 30, यानी कि टोटल जितना बन रहा है 60। तो ये कितना आ जाएगा 10 बाय 60, ये कितना बनेगा 20 बाय 60, और ये क्या कितना बनेगा बेटा 30 बाय 60। इस तरीके से बनेगा। तो ये निकालते हैं हम मोल फ्रैक्शन इस तरीके से। तो मोल फ्रैक्शन का क्या फॉर्मूला बन जाएगा, यानी कि अगर दो तरह के कंपोनेंट होते हैं, सिर्फ हम किसको लेके चल रहे हैं, हम बाइनरी सॉल्यूशंस को लेके चलते हैं। ठीक है, बाइनरी का मतलब एक सॉल्यूट है हमारे पास और सिर्फ एक सॉल्वेंट है, हम बाइनरी सॉल्यूशंस की बात करते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिसमें सिर्फ दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे शुगर को ऐड कर दिया पानी के अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ दो तरह के कंपोनेंट हैं। तो जब दो तरह के होंगे तो मान लो आपको मोल फ्रैक्शन, मान लो हमारे पास सॉल्वेंट ए है और सॉल्यूट बी है, ठीक है, इसी तरीके से मतलब सॉल्यूशन बनेगा। तो हम अगर मान लो सॉल्वेंट के निकालने हो मोल फ्रैक्शन, तो ये सॉल्यूशन के अंदर क्या हो जाएगा, ये मैंने किसके लिए बोला, सॉल्वेंट के पार्टिकल नंबर ऑफ मोल्स, और ये क्या हो जाएंगे बेटा सॉल्यूट के, और इन दोनों को मिलाने से सॉल्यूशन के बन रहे हैं। तो आप क्या लिखोगे, यानी आप x2 कैसे लिखोगे। हाँ जी बेटा, ओके, जस्ट एक सेकंड देना बेटा। हाँ जी बोलो बेटा आरती। कुछ नहीं मैम, वो तो वैसे पहले से ही था। अच्छा ये सॉरी। ओके, आप इसको नीचे कर लो, मैं कर देती हूँ। ओके डन। ओके, तो बेटा कैसे करोगे, आप मान लो दो हैं, ठीक है, तो कुछ नंबर ऑफ मोल्स ए के हैं, कुछ नंबर ऑफ मोल्स बी के हैं। तो अगर आपको ए वाले कंपोनेंट के निकालने होंगे तो आप क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। जैसे मैंने ये जर्नल सा एग्जांपल लेके बताया था आपको, उसी तरीके से यहाँ पे अगर मोल फ्रैक्शन कितना निकालोगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालोगे ना, तो मान लो सॉल्यूट के निकालने हैं, तो क्या लिखोगे आप, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सिंपल, ऐसे क्या हो जाता है हमारा। आप एक चीज ध्यान रखना है, जितने कंपोनेंट होते हैं ना उन सब का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 आएगा, यानी कि उन सब का सम क्या होता है, मैक्सिमम 1 हो सकता है। अब इस चीज को कैसे प्रूव करेंगे हम, 1 हो सकता है। तो बेटा देखो इस चीज को देखो, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल लिया था, यानी कि 10 प्लस 60, एक्स का मोल फ्रैक्शन कितना था, मान लो इन तीनों के मोल फ्रैक्शन को मैं ऐड करके देखूं तो कितना बनेगा, 10/60 प्लस 20/60 प्लस 30/60। इन तीनों को ऐड करोगे ना आप तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो जब सारे कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन को आप क्या करवाते हो बेटा, ऐड ऑन करवाते हो, तब वैल्यू क्या आती है, 1 आती है हमेशा, ध्यान रखना। तो ये हो जाता है हमारा कि किस तरीके से हम मोल फ्रैक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल इस तरीके से यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे और आपको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर फाइंड आउट करवाना है। अब नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारा, एक मिनट बेटा इरेज करते हैं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो बेटा। ये वाला सॉरी थोड़ा सा मिक्सअप हो गया है ना, ये चीजें अलग थी। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे, इस तरीके से आप करो नेक्स्ट। ओके, अब आता है पीपीए, पीपीएम यानी कि सॉरी पार्ट्स पर मिलियन। ये कैसे होता है, मिलियन मतलब 10⁶, ठीक है। जैसे अगर मुझे ये जैसे परसेंटेज का मतलब क्या होता है बेटा 100, अगर किसी चीज की परसेंटेज निकालनी हो तो आप क्या करते हो, सिंपली उसको 100 जो भी जिसकी भी निकालनी है वो डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 100। उसी तरीके से सिंपल पीपीएम होता है, पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, जैसे वहां पे परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 में से निकालना, ठीक है, यहाँ पे है हमारा 1 हम बोलते हैं 1 मिलियन में से निकालना।
ठीक है, जैसे यानी कि जैसे अगर परसेंटेज निकालनी थी आपको तो कैसे करते थे, मास ऑफ सॉल्यूट, हमने न्यूमेरिकल भी किया था इससे बेस, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 ऐसे करते थे वहां पे, अगर हमें परसेंटेज निकालना था तो। अब पार्ट्स पर मिलियन में क्या निकालना है आपको, जैसे कि 100 में से निकालना था, उसी तरीके से यहाँ पे 10⁶ यानी कि आपको 1 मिलियन में से निकालना है। ठीक है, तो अब आप कैसे करोगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ये बहुत कम यूज होता है हालांकि यहाँ पे, इनटू 10⁶, सिंपली उसी तरीके से कि 10⁶ से क्या करवा देंगे हम, मल्टीप्लाई करवा देंगे, जैसे वो वाला करते थे। अब हम करते हैं नेक्स्ट बात, यानी कि स्ट्रेंथ। एक और जो हमारे पास टर्म बचती है वो आता है हमारे पास स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को कैसे फाइंड आउट करते हो बेटा, स्ट्रेंथ कैसे निकालते हो, यानी कि स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है आपका मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय, यानी कि जितना सॉल्यूट डिजोल्व है गिवन सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, उसको बोलते हैं हम उसकी स्ट्रेंथ, यानी कि कितने ग्राम है 1 लीटर के अंदर। उसको देखो, अभी तक हम मोलैरिटी में क्या करते थे, कितने मोल्स हैं 1 लीटर के अंदर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर, ऐसे करते थे हम। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, कितना सॉल्यूट इन ग्राम्स प्रेजेंट है 1 लीटर के अंदर। तो आप यहाँ पे क्या लिखते हो, सिंपल मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट यानी कि ग्राम की फॉर्म में आएगा ना, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, यानी कि लीटर में आपको लिखना है और यहाँ पे ग्राम में लिखना है, ध्यान रखना है यहाँ पे ग्राम में लिखना है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब सिंपली कुछ नहीं है, इनमें क्या करना है, आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपको फाइंड आउट करना है। कल वाले सेक्शन में हम क्या करेंगे बेटा, आज वाले में हमने सारे न्यूमेरिक मतलब कि जो भी फॉर्मूले आपके यूज होने हैं वो मैंने आपको कराए हैं। आपको ये सारे नोट्स बनाने हैं, नोट्स के फॉर्मेट में आपको लिखना है। ऊपर से जितने क्वेश्चंस किए हैं कल हम उसकी न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे, तो आप सभी को ये सारा काम यहाँ तक करके आना है। हाँ जी बेटा, समझ आया? आप हाँ जी, ठीक है बेटा, वेरी गुड बेटा। हाँ, थम्स अप से बता सकते हो बेटा आप। ओके, डन बेटा। और हाँ ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना बेटा, जो ये बच्चे क्लास 10 नहीं कर रहे हैं ना, और जो आप कर रहे हो, ठीक है, तो आपको इस चीज का रिवार्ड जरूर मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। जब मेरे हाथ में ये आएगा ना कि मुझे मार्क्स लगाने हैं, तो फॉर श्योर इस चीज का बेनिफिट मैं जरूर उन बच्चों को दूंगी जो बच्चे रेगुलर क्लास लेते हैं, और उनको मिलना भी चाहिए अगर वो अपना डेडिकेशन देते हैं। और इस चीज का दूसरी बात ये भी होती है बेटा कि अगर रेगुलर क्लास लगाओगे ना तो कुछ ना कुछ समझ जाएगा। टाइम पास करना बहुत आसान बात है, तो प्लीज आप है ना रेगुलर रहा करो, ठीक है। हमें तो कोई दिक्कत नहीं होती, वैसे ये बात हमें बोलनी पड़ेगी, हमें तो